गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी क्लासेस बाय अनिल सर चैनल पर। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर का क्लास। प्रश्न में पहला प्रश्न है निधन विकार। तो निधन विकार को जब जोड़ेंगे तो कौन सी संधि बनेगा देखते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो पहले नियम देख लीजिए। तो नियम होता है कि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ और विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य व र ल में से कोई भी वर्ण आए तो इस विसर्ग का आधा र हो जाता है। तो देख लीजिए सवाल नंबर 1 कह रहा है कि निधन विकार। अब देख लीजिए विसर्ग के पहले ई मिल गया, विसर्ग के बाद व मिल गया, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधा र में बदल जाएगा। तो हो जाएगा नी र और विकार। और नियम होता है कि जब र के पहले कोई स्वर होता है तो र बगल वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है, तो ये बन जाएगा निर्विकार। अब मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे दूसरा सवाल, निम्न में किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो संधि मित्रों 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि का परिभाषा है कि स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। यानी पहले पद के अंत में स्वर मिल जाए और दूसरे पद के पहले में स्वर मिल जाए तो वह स्वर संधि बन जाएगा। व्यंजन संधि का परिभाषा है कि व्यंजन के बाद व्यंजन मिल जाए या स्वर के बाद व्यंजन मिल जाए या व्यंजन के बाद स्वर मिल जाए, तो यह कौन संधि बनाएगा, तो यह व्यंजन संधि बनाएगा। और विसर्ग संधि कहता है कि विसर्ग के बाद या तो स्वर मिल जाए या तो व्यंजन मिल जाए, तो यह विसर्ग संधि बनाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जब सज्जन शब्द को तोड़ेंगे तो टूटेगा, सज्जन शब्द को तोड़ेंगे तो टूटेगा सतधन जन। अब देख लीजिए, सत के अंत में यानी त हलंत है, यानी त व्यंजन है और ज भी व्यंजन है, तो व्यंजन आ गया तो व्यंजन संधि हो गया। और सदैव को तोड़ेंगे तो टूटेगा सदाधन एव, तो इधर आ इधर ए, ये स्वर मिल गया तो ये स्वर संधि हो गया। नरेंद्र को तोड़ेंगे तो टूटेगा नरधन इंद्र, इधर भी स्वर ते भी स्वर संधि हो गया। पूछा विसर्ग संधि है, इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा अतः धन एव, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अतएव। नियम देख लेते हैं इसका। नियम होता है कि विसर्ग के पहले अ तथा विसर्ग के बाद अ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो देख लीजिए, विसर्ग के पहले अ मिल गया और विसर्ग के बाद अ से भिन्न कोई स्वर है तो विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया। यानी विसर्ग के बाद स्वर मिल गया तो कौन संधि हो गया, इसमें विसर्ग संधि हो गया। यानी दूसरे का उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित पूछ रहा है। रहित का मतलब नहीं और सहित का मतलब कि होगा। किसमें उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग कहाँ लगता है, तो किसी शब्द या धातु के आगे लगता है। तो देख लेते हैं, जब सुयोग को तोड़ेंगे तो टूटेगा सुधन योग और विदेश को तोड़ेंगे तो टूटेगा विधन देश और अत्यधिक को तोड़ेंगे तो अतिधन अधिक।
और सुरेश को तोड़ेंगे तो टूटेगा सुरधन ईश। अब देख लीजिए उपसर्ग को पूछ रहा है कि किसमें उपसर्ग नहीं है, तो देखिए यहाँ पे सु उपसर्ग हो गया, बी उपसर्ग हो गया, अति उपसर्ग हो गया और सुरेश में सुर उपसर्ग नहीं है, यानी राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है तो देखते हैं। तो इसको तोड़ेंगे, वैसे तो ट्रिक बता देते हैं बहुत लोग, जैसे इसका ट्रिक है कि य के पहले आधा अक्षर होता तो य को ई में बदल देते हैं, वैसे ट्रिक हमेशा लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा इति धन आदि, इति धन आदि। नियम होता है कि यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो इसके स्थान पर आधा य हो जाता है। तो देख लीजिए पहले पद में ई मिल गया, बाद में कोई स्वर है, कोई असमान स्वर है, तो ई किस में बदल जाएगा? य में बदल जाएगा। तो देख लीजिए इत्यादि को तोड़ेंगे तो टूटेगा इति धन आदि, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला। ध्यान रखिएगा मात्रा वर्तनी देख के, ये वाला न ये वाला न ये वाला, अगर थोड़ा सा जल्दीबाजी करेंगे तो सवाल गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। इत्यादि में यण संधि है। आगे बढ़ते हैं। भूष्मा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? अब भूष्मा शब्द को तोड़ेंगे तो देखिए नियम होता है दीर्घ संधि का कि यदि अ या आ के बाद अ या आ आवे तो इन दोनों के स्थान पे आ हो जाता है, आ दीर्घ हो जाता है। छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आवे तो इन दोनों के स्थान पे बड़ी ई हो जाता है। फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आवे तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। तो देख लीजिए इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इतना बराबर भी तो इतना लिख सकते हैं, बस उसी नियम से लागू कर दीजिए। भूष्मा शब्द दिया है, तब भूष्मा को जब तोड़ेंगे तो ये भूषमा, बड़ाऊ की मात्रा से अलग करिए तो अलग करेंगे तो हो जाएगा भू, इधर हो गया ये। अब देखिए इधर ऊ मिल गया तो इधर भी तो ऊ मिलेगा, तब भी ना मिलके बड़ाऊ बनाया होगा, तो बस यहाँ लगा दीजिए ऊ, वर्तनी शुद्ध कर दीजिए, यानी छोटा ऊ नहीं तो बड़ा ऊ से, बड़ा ऊ नहीं तो छोटा ऊ से, तब भू की वर्तनी शुद्ध है। लेकिन उष्मा में ऊ छोटा ऊ नहीं होता, क्या होता है? बड़ा ऊ होता है। इधर ऊ मिल गया, इधर भी ऊ मिल गया, तो ऊ मिल के बड़ा ऊ बना दिया, अर्थात भूष्मा में कौन संधि हो गई? दीर्घ संधि। संधि पहचानने के लिए आपको परिभाषा क्लियर होना चाहिए, तभी आ पाएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है, कोई भी आप कह सकते हैं। अगला, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देख लीजिए तो याद वर्तनी आपको याद नहीं करना हो तो थोड़ा दिमाग बैठा लगा के उसको दिमाग में सेट कर लीजिए। अब देख लीजिए ये क व ई त्री, क व ई त्री, यही आपकी वर्तनी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार इसकी वर्तनी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। क व ई त्री इसका सही वर्तनी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल प्रश्न नंबर 7, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो इसकी भी वर्तनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी ये ऑप्शन नंबर सी वाला, कुमुदिनी। अगला सवाल, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी मृत्युंजय, और बाकी सब इसमें गलत है। अगला, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, एक और दे दिया वर्तनी शुद्ध के लिए, तो इसमें शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर सी वाला।
क्लियर। वर्तनी को याद नहीं किया जाता, उसको दिमाग में बैठा लिया जाता है। एक बार याद करिए, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं अधिक, अब आप देखते देखते कहेंगे गलत है, क्योंकि इसको पहले से अपने दिमाग में सेट कर रखा है। उसी तरह से अब अधिक ऐसे लिख दिया, तुरंत आप कहेंगे कि गलत है, क्योंकि अधिक ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। तो इस जो आपके दिमाग में पहले सेट है तो फिट है, लेकिन जो सेट नहीं वही आपसे गलत हो जाते हैं। तो उसको दिमाग में पहले से बैठा लीजिए कि द्वंद्व कैसे लिखते हैं, मृत्युंजय कैसे लिखते हैं, कवित्री कैसे लिखते हैं, उज्जवल कैसे लिखते हैं। आइए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। एक और वर्तनी से सवाल आ गया, तो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी अपकीर्ति, ये वाला ऑप्शन नंबर पहला। फिर 11 नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है, तो देखते हैं। इसका नियम है विसर्ग के बाद क, ख, प, फ, विसर्ग के बाद क, ख, प, फ और विसर्ग के पहले अ। विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो विसर्ग का विसर्गी रहता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रजधन कण, अब विसर्ग के पहले अ मिल गया और विसर्ग के बाद क मिल गया, तो विसर्ग का विसर्गी रहेगा, जस का तस रहेगा। क्या हो गया, रज कण। ये तो इसमें देखते हैं, तोड़ेंगे तो टूटेगा अधधन पतन, अधधन पतन। विसर्ग के पहले अ मिल गया और विसर्ग के बाद प मिल गया, तो विसर्ग का विसर्गी रहेगा, विसर्ग का विसर्गी रहेगा, यानी इसका हो जाएगा अध पतन। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला 12 नंबर का सवाल फिर वर्तनी से दे दिया, निम्न में से सही वर्तनी छांटिए। तो सही वर्तनी इसकी कौन सी होगी, तो आधा ज, यो, आधा त, आधा स और न पे आ की मात्रा, ज्योत सना। अब मिला लीजिए, तो आधा ज, आधा ज, यो, सना, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, शुद्ध शब्द को पूछ रहा है। संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण का दिया है, तो संपूर्ण या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो संपूर्ण ऐसे लिख सकते हैं। अब देख लीजिए कौन है। अगर आप इसको लगाना चाहें तो देखिए ये रेफ र प पे है, न कि अड़ पे, इसलिए ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा कौन, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चूज करना है इसमें। तो देख लीजिए, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा, सुसुप्ति को जब संधि विच्छेद करेंगे तो टूटेगा सुधन सुप्ति, सुधन सुप्ति। जब इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा सु सुप्ति। अब मिला लीजिए, तो सुसुप्ति आपका ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो एक पहला होता है, अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। पहला होता अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार का सिंबल ऐसे दिखाते हैं और विसर्ग का सिंबल अह, यानी ऐसे दिखाते हैं, यानी सिरो रेखा के ऊपर बिंदी लगा रहेगा अनुस्वार होता है, किसी वर्ण के पीछे दो बिंदी लगा होता है वो विसर्ग होता है। तो अनुस्वार और विसर्ग अंग और अह यही अयोगवाह वर्ण होते हैं। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं, तो दो होते हैं, अंग और अह। अगला प्रश्न नंबर 16, श, श, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको पता है कि बड़ा श,
मूर्धन्य स, छोटा सा ह, उसमें या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उसमें या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो देख लीजिए, न तो अस्पर्श है, न तो प्रकंपी है, न स्पर्श संघर्षी है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला सवाल प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसको देखते हैं। तो ए अय को तोड़ेंगे, ए को ले लेते हैं। जब ए अय संयुक्त व्यंजन के संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है, जब तोड़ेंगे इसको टूटेगा अधन ई। अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ तालु से। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, कंठ तालु। अगला सवाल प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो नासिक के व्यंजनों की संख्या 5 होती है। इया, न, ड़, न, म। अब देख लीजिए न ये है, न ये है, न ये है। अब देख लीजिए इया, इसमें मिल गया। नासिक व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता उन्हें क्या कहते हैं? तो देखते हैं। जैसे देखिए अजय। अब अजय शब्द का अंत किससे हुआ है? तो अजय शब्द के अंत में जब तोड़ेंगे तो टूटेगा अ, ज में अ और य में अ। इस अजय शब्द के अंत में क्या आ गया? अ। तो हम लोग व्याकरण शास्त्र में हर वर्णों के पीछे एक प्रत्यय लगाते हैं, जिस प्रत्यय का नाम होता है कार प्रत्यय। कार प्रत्यय लगा देंगे तो अजय शब्द का अंत अ, और व्याकरण शास्त्र में इसमें कार प्रत्यय लगा के बोलना है। अजय शब्द का अंत किससे? आकार से। आकार से अंत हुआ है तो आकार से अंत करा देंगे। तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि के नियम से अकारांत। इसी को पूछ रहा था कि जिन शब्दों के अंत में अ आए, जैसे राम। राम शब्द के अंत में अ आ गया तो राम शब्द का अंत किससे हो गया? तो अकारांत से हो गया। राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पस स्वर है? पस स्वर को पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा पस स्वर है? तो देख लेते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता अग्र स्वर, दूसरा होता मध्य स्वर और तीसरा होता है पस स्वर। तो मध्य में आता है अ और अग्र में आता है ई, ए, और पश्च में आता है आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ। एक और ले लेते हैं अवगत ध्वनि वाला अ। देख लीजिए। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पस स्वर है? तो ऑप्शन कौन सा हो गया? तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, यानी राइट ऑप्शन।